स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर की पहली वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिड 18th सेंचुरी के बारे में, जिसमें मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरीके से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई। तो हम देख रहे हैं 18th सेंचुरी में 1750 से लेकर 1815 के बीच में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर 1750 में क्या था, 18th सेंचुरी के अंदर नो नेशन स्टेट। हमने यूरोप में देखा कि यूरोप के अंदर कोई नेशन स्टेट नहीं होता था। तो स्टूडेंट, नेशन स्टेट का मतलब होता क्या है? नेशन स्टेट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री और स्टेट वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल शेयर कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन। एक इंडिपेंडेंट कंट्री और स्टेट जहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट। बट यूरोप के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। अब क्यों देखने को नहीं मिली थी? तो वहाँ पर क्या था, डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग वहाँ पर रहते थे। तो उनका एक कॉमन सिनेरियो नहीं था। तो इस प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर सोसाइटी को क्या करा गया। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं यूरोपियन सोसाइटी का। तो यूरोपियन सोसाइटी को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था। एक थी एरिस्टोक्रेसी, एक थी पीजेंट्री। अब ये एरिस्टोक्रेसी होती क्या थी और इन्होंने किस तरीके से क्लासीफाई किया था? तो एरिस्टोक्रेसी के अंदर हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स हुज पॉपुलेशन इज लेस, जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे, रिच क्लास पीपल होते थे, वो आते थे एरिस्टोक्रेसी के अंदर और इनकी पॉपुलेशन क्या थी, लेस थी। आते पीजेंट्री की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और ये लो क्लास कैटेगरी के अंदर आते थे। एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे वो डोमिनेटिंग थे, उनके पास सारे राइट्स थे और पीजेंट्री में कोई भी राइट्स उनको नहीं दिए गए थे। दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। उस समय क्या था, यूरोप के अंदर फ्रेंच को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना जाता था। तो मोस्टली जो पीपल थे एरिस्टोक्रेसी के, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज। यहाँ पर यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जो फैमिली आपस में कनेक्टेड होती थी वो इनके ट्रेडिशन के बेसिस पे ही इनकी मैरिजेस की जाती थी। एंड पीसेंट्री में लुक्ड आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड। अब एरिस्टोक्रेसी के जो लैंड थे उनके लुक आफ्टर करने का जो काम था वो पीसेंट्स लोगों का था। तो ये दो क्लास का डिवीज़न हमने देखा यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। इसी बीच में यहाँ पर क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करने लगा यूरोप के अंदर, तो वहाँ से उभर के आया एक नया क्लास। क्या नाम था इस नए क्लास का? मिडिल क्लास। अब इस मिडिल क्लास के अंदर कौन कौन लोग आते थे? इस मिडिल क्लास के अंदर आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, टीचर्स, क्लर्क्स, डॉक्टर्स। ये सारों ने अपनी एक क्लास बनाई जिसको नाम दिया गया मिडिल क्लास। अब इन्होंने जो अपना अलग से ग्रुप बनाया था, इनके कुछ आइडियाज़ थे जो ये यूरोप के अंदर लेकर आए थे। तो इनके क्या दो आइडियाज़ थे? एक तो थी नेशन यूनिटी, एक था लिबरल नेशनलिज्म। ये दो आइडियाज़ लेकर आए थे। नेशन यूनिटी मतलब ये चाहते थे कि एकता रहे पूरे नेशन के अंदर, और लिबरल नेशनलिज्म, इसको हम एक अलग से क्वेश्चन भी पुटअप होता है आपके एग्जाम के अंदर, व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म के हम कुछ पॉइंट्स लुक आउट कर लेते हैं। इनके आइडिया के अंदर जो लिबरल नेशनलिज्म फॉलो किया गया था, उनके अंदर ये कि लोग क्या क्या चीज़ें चाहते थे। तो फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए हर एक इंसान को। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो रिच क्लास हो चाहे वो पुअर क्लास हो। गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट, जो गवर्नमेंट बने वो लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल एंड क्लरिकल प्रिविलेज, ये चाहते थे कि जो एक रूल चला आ रहा है सिंगल पर्सन का वो खत्म हो जाना चाहिए, और जो क्लरिकल प्रिविलेज दे रखे, क्लरिकल का मतलब होता है जो रिच क्लास पीपल है, जो चर्च वगैरह में काम करते हैं, उनको जो प्रिविलेज दे रखे वो सारे खत्म हो जाने चाहिए। एंड फिफ्थ, ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए कंट्री का, और वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने डिमांड की थी लिबरल नेशनलिज्म की। लेकिन लिबरल नेशनलिज्म जब हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो आइडिया इन्होंने लेकर आए थे, नेशन यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म, ये लाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई यूरोप के अंदर। क्या प्रॉब्लम देखी गई? ये दो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अभी तक सॉल्व आउट नहीं हुई थी। वो दो प्रॉब्लम क्या थी? ओनली मैन विच हैज़ प्रॉपर्टी एंड अबव 21 ईयर्स वर अलाउड टू वोट। जिन लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी थी और 21 ईयर्स अबव उनकी एज है, उनको ही अलाउ किया था वोटिंग के लिए। वुमेन को तो अलाउड ही नहीं था कि वो वोट दे सके। सेकंड, स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अब इन्होंने ट्रेड, व्यापार के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो बहुत ज़्यादा थे, वो ख़त्म नहीं हुए थे। ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व आउट नहीं हुई थी। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, 1834 में, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, 1834 के अंदर कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया। अब ये जो कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया था, इसका नाम था ज़ॉल्वेरिन।
ये आपका वन वर्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1834 में कस्टम यूनियन जो फॉर्म किया गया था उसका क्या नाम था। तो स्टूडेंट्स आपको बताना ज़ोल्वेरिन ये फॉर्म किया गया था और इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? पर्शिया के अंदर स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहले, और इसके बाद बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था। तो ये जो ज़ोल्वेरियन है यूनियन फॉर्म, कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया था, इसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या रिजल्ट था? तो इसका एंड रिजल्ट था जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे इसको आने के बाद सारे के सारे हटा दिए गए थे एंड रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। पहले वहाँ पर जो करेंसीज चल रही थी यूरोप के अंदर कम से कम 30 करेंसीज वो लोग फॉलो कर रहे थे, तो वो सारी करेंसीज रिड्यूस कर दी गई अप टू 2, सिर्फ 2 ही करेंसी को एप्लीकेबल किया गया। तो ये इसका एंड रिजल्ट था। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।